तो दोस्तों ट्रेलर रिलीज हो चुका है केसरी 2 का, और जितना धमाका ट्रेलर ने किया है ना, उतना ही हंगामा हो गया है अनन्या पांडे के कास्टिंग को लेके। मतलब ट्रेलर तो सच में पावरफुल था, सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर, वाइब, सब कुछ एकदम गूज़बम्प्स टाइप का था। लेकिन अनन्या की डायलॉग डिलीवरी देख के नेटिजन्स दो ग्रुप्स में बट गए। उनको देख के पब्लिक ने काफी मिक्स्ड रिएक्शन दिया। अब इस फिल्म में अनन्या का कैरेक्टर है दिलरीत कौर का, एक स्ट्रॉन्ग फियरलेस फीमेल लॉयर जो कॉलोनियल इंडिया के टाइम पे एक मेल डोमिनेटेड कोर्ट रूम में खड़ी होती है इंडियन राइट्स के लिए। स्क्रिप्ट के मुताबिक तो ये कैरेक्टर एकदम बोल्ड, फियर्स और पैशनेट है, एक ऐसा रोल जो इमोशनल डेप्थ, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग नुआंस मांगता है। लेकिन जब अनन्या को उस रोल में देखा गया तो पब्लिक से मिक्स्ड रिएक्शंस आए। अब चलो रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला ग्रुप था जिन्होंने सीधा कह दिया कि अनन्या की कास्टिंग इस मूवी में मिसकास्ट है, एक्टिंग फ्लैट लग रही है, डायलॉग डिलीवरी फोर्स्ड है और बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही ग्लैमरस फिल्मों जैसी है जो कि कोर्ट रूम के सीरियस टोन के साथ मिसमैच करती है। इनका कहना था कि किसी एक्सपीरियंस्ड या थोड़ी और मैच्योर एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता तो इम्पैक्ट ज्यादा होता। दूसरा ग्रुप कंपैरेटिवली थोड़ा पॉजिटिव था। उनका कहना था कि हाँ, अनन्या ने अपनी प्रीवियस फिल्म से बेहतर काम किया है और इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, स्पेशली उनके लिए जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से लेके खो गए हम कहां तक उनका परफॉर्मेंस देख चुके हैं। उनको लगा कि ये एक स्टेप अप है, एक्सप्रेशन में सिंसियरिटी है, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी भी एवरेज है। अगर हम तीसरी ग्रुप की बात करें तो वेल ये थोड़ा अलग था। ये लोग थे जो सडनली कहने लगे, वाओ शी इज हॉलीवुड लेवल एक्ट्रेस, शी डिजर्व्स अ नेशनल अवार्ड, ये तो इंडिया की नेक्स्ट सुपरस्टार है। मतलब इतना ज्यादा प्रेज, इतनी तारीफ कि काफी लोगों को शक होने लगा कि ये लोग सच में ऑडियंस है या फिर पीआर टीम के बॉट्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए तो ट्रेलर में इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ही नहीं। और यही से स्टार्ट होती है डिस्कशन, क्या सच में अनन्या इस लेवल का रोल पुल ऑफ करने लायक है, या फिर एक और एग्जाम्पल है नेपो कास्टिंग का, जहाँ टैलेंट से ज्यादा सरनेम मैटर करता है। चलो थोड़ा कंपेयर करते हैं एक्ट्रेसेस जो इस टाइप के रोल्स ऑलरेडी निभा चुकी हैं। लेट्स टेक कंगना रनौत फॉर एग्जाम्पल। मणिकर्णिका में उनका एक्सेंट, बॉडी पोस्चर, ऑरा सब कुछ रॉयल लगता था। थलाइवी में एक कम्प्लीटली डिफरेंट अवतार। नाउ लेट्स कम टू प्रियंका चोपड़ा। चाहे वो मैरी कॉम हो या 7 खून माफ या बर्फी, हर रोल में उनका डिक्शन, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज होता है। नाउ लेट्स कम टू दीपिका पादुकोण। पीकू में एक इंडिपेंडेंट मॉडर्न वर्किंग वुमेन और पद्मावत में एक क्वीन जिसका हर एक सीन से शान टपकती है। ये एक्ट्रेसेस हर कैरेक्टर के लिए अपना टोन, एक्सेंट और एनर्जी मॉडिफाई करती है। लेकिन जब हम अनन्या पांडे की बात करते हैं तो एक नोटिसेबल पैटर्न ये है कि उनका एक्सेंट हर फिल्म में लगभग सेम होता है, चाहे वो गहराया हो या ड्रीम गर्ल 2 या अब केसरी 2। एक ही काइंड ऑफ पॉलिश्ड और अर्बन गर्ल वाइब देती है उनकी एक्सेंट। तो फिर जब वो कॉलोनियल इंडिया के सीरियस कोर्टरूम ड्रामा में एक पंजाबी ओरिजिनल लॉयर का रोल करती है तो ऑथेंटिसिटी मिसिंग लगती है। अब यहाँ एक और एंगल आता है अनन्या का ओवरऑल करियर ग्राफ। 2019 में उन्होंने डेब्यू किया स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के साथ, उसके बाद पति पत्नी और वो, खाली पीली, गहराया, लाइगर, ड्रीम गर्ल 2 और अब केसरी 2। तो क्या उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया है? द आंसर इज डेफिनेटली यस, लेकिन सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के अंदर। जब भी रोल ग्लैमरस हो या थोड़ा क्वेर्की या बबली तब उनका परफॉर्मेंस थोड़ा नेचुरल लगता है, लेकिन जैसे ही कैरेक्टर थोड़ा लेयर्ड हो या इमोशनली इंटेंस तब एक्टिंग एक्सपोज्ड लगती है। ऐसा नहीं है कि हर एक्टर स्टार्टिंग से ही परफेक्ट होता है, हर किसी को टाइम लगता है। लेकिन कंपैरिजन भी तो देखो, जानवी कपूर ने गुंजन सक्सेना में सरप्राइज कर दिया था सबको, आलिया भट्ट ने हाईवे से ही अपना गेम बदल दिया था। तो ये जेन्युइन टैलेंट के एग्जांपल्स है जो रोल के साथ ग्रो करते हैं। लेकिन जब 6 साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद भी किसी का बेस इतना वीक लगे तब सवाल उठता है, क्या वो रोल डिजर्व करती है या वो बस इंडस्ट्री में इसलिए है क्योंकि वो किसी बड़े प्रोड्यूसर की बेटी है और एक बड़े प्रोड्यूसर की फेवरेट भी। और यहीं से नाम आता है करण जौहर का। करण जौहर की कास्टिंग स्ट्रेटेजी तो अलग ही लेवल पे चलती है। आलिया भट्ट के टाइम पे भी सेम फॉर्मूला था, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड को स्टार्स और पीआर पुश। अब वही फॉर्मूला अनन्या के लिए रिपीट हो रहा है। पहले उसे ग्लैमरस फिल्म्स में डालो, फिर इंटेंस रोल्स में पुश करो, फिर 1-2 अवार्ड्स दे दो और फाइनली ऑडियंस को कहने दो वाओ कितना ग्रो किया है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि जब कास्टिंग चॉइसेस का पोस्टमार्टम किया जाता है तब ये निकलता है कि अनन्या के काफी रोल्स एक्चुअली किसी और एक्ट्रेस के लिए कंसिडर किए गए थे। जैसे पति पत्नी और वो, इनिशियली तापसी पन्नू को अप्रोच किया गया था, लेकिन तापसी को मेकर्स ने बिना इन्फॉर्म किए ही उनको रातों रात रिप्लेस कर दिया गया और रोल अनन्या पांडे को दे दिया गया। फिर ड्रीम गर्ल 2 में जहाँ फर्स्ट पार्ट में नुसरत भरूचा थी, सेकेंड पार्ट में अनन्या आ गई। क्यों? कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, सिर्फ ये बोला गया कि फ्रेशनेस चाहिए ऑडियंस को। बट लोग समझ गए कि ये फ्रेशनेस नहीं, कनेक्शन गेम चल रहा है। और जब ऐसे कास्टिंग होती है तो जेन्युइन एक्ट्रेसेस जो हार्डवर्किंग है, ऑडिशन करती है, उनका क्या, उनके लिए स्पेस और कम हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अनन्या की पब्लिक इमेज में काफी शिफ्ट आया है। जब उन्होंने डेब्यू किया था तो काफी मीम्स बन रहे थे, लोग उनको ट्रोल करते थे नेपोटिज्म की दुकान कह के। लेकिन आज लोग कहते हैं शी इज स्वीट, शी इज हार्डवर्किंग, एटलीस्ट शी इज ट्राइंग। ये इमेज शिफ्ट
शिफ्ट कैसे हुआ? द आंसर इज पीआर स्ट्रेटेजी। टीवी इंटरव्यूज, फैशन अपीयरेंसेस, सोशल मीडिया मेकओवर, चैरिटी वर्क, फिल्टरलेस फोटोज, रैंडम कॉफी रन पेपरेजी शॉट्स, सब कुछ इसलिए होता है ताकि एक रिलेटेबल इमेज बन सके और ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट कर सके। क्या ये रॉन्ग है? नहीं। हर सेलिब्रिटी अपना इमेज मेंटेन करता है, लेकिन जब पीआर इमेज एक्टिंग स्किल्स को ओवरशैडो करने लगे तब दिक्कत होती है, क्योंकि अब कुछ लोग सिर्फ इस वजह से अनन्या को सपोर्ट करते हैं कि वो बाकी नेपो किड से तो बेहतर है। लेकिन ये कैसा लॉजिक हुआ? अगर एक सिस्टम फ्लॉड है तो उसके अंदर थोड़ा बेहतर होने से आपको मेडल नहीं मिलता। कंपैरिजन टैलेंटेड एक्टर्स के साथ होना चाहिए, सिर्फ नेपो किड से नहीं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं एटलीस्ट शी इज इम्प्रूविंग, गिव हर टाइम। एब्सोल्युटली टाइम देना चाहिए, लेकिन जब किसी की हर फिल्म एक बिग बैनर के साथ होती है, जब वो डेब्यू से ही मेन लीड होती है, जब उसको ऐसे रोल्स दिए जाते हैं जो और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस डिजर्व करती थी, तो टाइम के साथ अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए और ऑडियंस का ये हक बनता है कि वो पूछे क्या सच में अनन्या दिलजीत कौर जैसे इंटेंस रोल के लिए बेस्ट चॉइस थी, या फिर ये एक और एग्जांपल है जहां फिल्म की कास्टिंग टैलेंट पे नहीं पॉलिटिक्स पे बेस्ड थी। अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो ऐसी रोल्स के लिए एक्ट्रेसेस लाइक तापसी पन्नू, ऋचा चड्ढा, सयामी खेर या तृप्ति डिमरी, ये सब काफी ज्यादा रोल को जस्टिस दे पाती। इनका स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग इंटेंसिटी नेचुरली आता है। लेकिन जब रोल किसी ऐसे एक्ट्रेस को दिया जाए जिसके एक्सप्रेशंस फेक लगते हैं, तब वो मोमेंट उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता। एंड ऑफ द डे सिनेमा एक कलेक्टिव आर्ट है, हर एक्टर का रोल इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जब बात हो पीरियड फिल्म्स की, जहां कॉस्ट्यूम्स, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के साथ मैच करना पड़ता है ताकि केसरी 2 जैसे इम्पैक्टफुल फिल्म में हर एक्टर अपने बेस्ट वर्जन में हो। तो अब सवाल उठता है, क्या ट्रेलर के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अनन्या ने जस्टिस किया अपने रोल के साथ? क्या उनका परफॉर्मेंस इमोशनल कोड तक टच करता है या सिर्फ सरफेस लेवल तक रह गया? ये डिसाइड करने के लिए हम आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको केसरी 2 का ट्रेलर कैसा लगा और क्या अनन्या पांडे दिलजीत कौर के रोल के लिए सही चॉइस थी या कोई और एक्ट्रेस इस रोल के लिए बेटर फिट होती। दैट्स द वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।